3, क्योंकि मैं पेपरों को सॉल्व करके आपको पढ़ाता हूं बच्चों, जो अपन करते हैं। तो उसमें लिखा था ऐसा कौन सा बायोकेमिस्ट है जिसने न्यूक्लिक एसिड का जिस कंपोनेंट्स जो घटक होते हैं ना, घटक उसके अंदर जो मिले होते हैं CHNOP, वो बताए, मतलब घटकों के बारे में बताया। तो ये नाम भी आपको इतिहास के रूप में याद रखना है, कोसेल। क्या बेटा? कोसेल। कोसेल साहब ने, बेसिकली कोसेल जी ने, जो हमारा ये अपना न्यूक्लियोइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके कंपोजिशन, इसके मतलब घटक के बारे में बताया, कंपोनेंट के बारे में बताया कि वो किस किस से जुड़ा होता है। CHNOP, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बेस, हाइड्रोजन, कार्बन, ये किसने बताए? ये बताए हमारे कोसेल जी ने। क्या दो बच्चों, आपको समझ में आया? अब मुझे आपका रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मेरे कई फेजेस रहते हैं पढ़ाने के। पहला फेज मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। क्या आपको समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक चाहिए जो जो अभी लाइव देख रहे हैं। प्लीज मुझे हर का फीडबैक चाहिए कि आप बेसिकली मुझे अपना फीडबैक दें और बताएं, ठीक है जी? ओके, चलिए, सभी का मुझे रिप्लाई आ गया है। ओके, निशा और सभी को आ गया। राकेश तिवारी कहाँ गए? बीच में कुछ कुछ पूछ रहे थे। रितु का आ गया मुझे। ओके, ये बच्चे वो हैं जो मैं भी करा रहा हूं, अभी मैं लिखवाऊंगा बेटा, है ना? राकेश तिवारी, इफ यू आर देयर देन आपको समझ में आया बच्चा? देखो, आप हमारे बच्चे हो, और क्या होता है, हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है, सभी का बता रहा हूं मैं। थैंक यू मयूरी, आपको भी आया आकांक्षा, कि हमें बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई मिले, कोई विदाउट इंटरप्शन मिले, कुछ भी हमें दिक्कत ना आए, और फैकल्टी हमें हमारे साथ रहे। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे संग जो जुड़े हुए हैं बहुत समय से, आप जानते हो, वो जब भी मुझे रात में मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूं। मतलब क्यों? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसलिए एक फीडबैक होना जरूरी होता है ना बेटा। चलो खैर, तो अभी हम बात करते हैं कि ये, चलो हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 से 3 जो लाइन है, 2 से 3 लाइन आप थोड़ा सा नोट कर लें। 2 से 3 लाइन आप थोड़ा सा नोट कर लें, जिससे आपको क्या है कि मैं देखो, मैं आपको नोट सारे देता हूं और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता। मैंने आपको अच्छे से समझाया, सिर्फ 2 से 3 लाइन आप नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब कॉपी अपनी बंद करेंगे, आपको दिमाग में होगा कि आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो क्लास में है ना बेटा। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप, सीधी सी बात है, 3 नंबर में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क इन 3 मार्क्स कि न्यूक्लिक अम्ल, मैंने देखा छोटे टॉपिक देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, तो आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में टिप्पणी करें, एक 15 से 20 शब्द में आपको दे देंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में आप कैसे लिखेंगे? एक तो आपको ये प्रीलिम्स के हो गए क्वेश्चन, जो सने हैं, कैसे लिखोगे? हमें इंपॉर्टेंट लिखना है। न्यूक्लियर एसिड के डिस्कवर कब हुए, सिर्फ सन लिखेंगे अपन, क्योंकि हमें बेस्ट लिखना है। हम चना मटर लपेटा लपेटी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड लिया हमने और उसकी सन लिख दी कि भाई ये हमारा 1869 फैड्रिक, इसका इतिहास है 1859 फैब्रिक, न्यूक्लिन शब्द, और ये हमने सीधे लिख दिया 1889 एंड ये लिख दिया बस, हिस्टोन, और ये सब मतलब जो भी लिख दिया, मवाद में देखा, वो देखा, संरचना स्ट्रक्चर देखा, बस ये लिख दिया। ये हमें 10 शब्दों में खत्म करना है। उसके बाद हमें लिख दिया ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इट्स आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, देखो तुमने क्वेश्चन पूछा है टॉपिक बात, इसलिए मैं अच्छे समझाऊं, आरएनए और डीएनए, ठीक है। अब जैसे हमने बोला, हम आरएनए को भी डीएनए को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो न्यूक्लियोइड्स मिलता है, न्यूक्लियोइड्स को हम हाइड्रोलाइसिस अगर और अपघटन, अगर हाइड्रोलाइसिस और करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स हमें प्राप्त होगा, उधर हमारे पास जो निकलेगी वो फॉस्फेट निकलेगा। अगर हम न्यूक्लियोसाइड को और हाइड्रोलाइसिस अगर हम
अपनी प्रक्रिया में करते रहेंगे तो सीधी सी बात है हमें फिर पाइमिडीन निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सीधा बात है 3 नंबर में बोला है तो हम क्या करेंगे, एक तुम संरचना बना देना किसी भी एक की। वैसे तो तीनों की मुख्य परीक्षा में बड़ा क्वेश्चन आएगा, तीनों की बनाएंगे। तुम एक संरचना ड्रॉ कर देना सीधी सी कि हम इसे क्षारीय क्यों कहते हैं। प्रशांत का क्वेश्चन भी इसी में आ जाएगा। इसे हम क्षारीय बेसिकली कहते क्यों है। डबल बॉन्डिंग रख दो, इधर से शुरू करो, सी इधर रख दें, सी रख दें, एन रख दें, फिर सी रख दें और फिर हम एन को लेकर चलें। एन रखें, सी रखें, एन सी एन, और फिर यहां पे हम सीन को जगह दे दें। यहां से 1 करें, 1 2 3 4 5, 4 माफ कीजिएगा 4, 1 2 3 4। एक इधर एन हमने इधर रखा है ना, ये 4, सी इधर रख दें, 4 रख दें। ठीक है। अब आपको मालूम है इसकी जो हमारी क्षारीय व्यवस्था होती है, डीएनए को अगर मैंने खोला है, मैंने पाइमिडीन की बात करी, तो एक दिखाना है क्योंकि बेस्ट करना है। तो आप देख लो 1 और 3rd पोजीशन पे हमारा क्या आपको दिखाई दे रहा है। 1st और 3rd पोजीशन जो स्ट्रक्चर है, इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं प्यूरिन को लेके चलूंगा तो डबल स्ट्रक्चर तैयार करेगा, पाइमिडीन को लेके चलूंगा सिंगल स्ट्रक्चर तैयार करेगा, जिसे हम बेसिकली IMIDU इम्यूडुलिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बेसिकली जोल, मतलब आप जोल लिख सकते हो उसे। तो इसे बना दो, ड्रॉ कर दो सीधा सीधा। तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं हमें नाइट्रोजन, हमें 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, कार्बन 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 2 नाइट्रोजन 1st और 3rd पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये क्षारीय व्यवस्था रखता है, सिंगल चेन क्षारीय व्यवस्था। अगर आप छोटा, अगर आपको परफेक्शन है तो हमें रिटर्न टेस्ट देने हैं कंटिन्यूसली, और उसमें हमें यह देखना है पढ़ाने को। तो अभी देखो मैंने 200-250 शब्द वैसे ही पढ़ा दिए। मेरे कहने का मतलब है, ओके बेटा मैं आपको समझा रहा था, अभी मैं समझाऊंगा ऊपर, है ना सुमन बेटा। तो कहने का मतलब है कि राकेश ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे हमारा 5 नंबर हो, चाहे हमारा 10 नंबर हो, 11 क्वेश्चन हमारे जो भी आए, 10 क्वेश्चन 11 नंबर हो, हमें अपना 11 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर में परफेक्शन देना है। और वो कब परफेक्शन आता है, जब हमें बहुत सारी नॉलेज होती है और हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं और टेस्ट देते हैं। टेस्ट में क्या, हम अपनी क्लास में जब टेस्ट लेते थे, तो मैं बताना चाहूंगा, जब हम क्लास में टेस्ट लेते तो हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो लाइव देख रहे हैं, हम घेर के बैठा देते अपनी बेंच के। बेंच मतलब हमारी बहुत बड़ा सेंटर टेबल है, सारे बच्चे हमें चारों इर्द गिर्द हमारे बैठते थे, सारे बच्चे। तुम लोगों को याद है या नहीं है, ऋतु, नेहा, मयूरी कहां गए, जयेश, और इन सबके सामने इनकी मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक करते थे। और जब इनके सामने चेक करते थे, एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार रिवीजन होता, हर बच्चा अपनी कॉपी लेके बैठता था। मैंने क्या पढ़ाया, तुमने कहा क्या नहीं लिखा, यू वोंट बिलीव, अदर स्टूडेंट्स उसके बराबर मतलब लिख भी नहीं पाते थे। मतलब इन बच्चों को याद होगा, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, है ना, उन बच्चों को याद होगा कि बेसिकली वो लोग मतलब एक एक लाइन को हम चेक करते थे आइडिया। तो क्या होता है, परफेक्शन कब आता है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। क्वेश्चन बता दिया न्यूक्लिक एसिड, लेकिन आपको क्वेश्चन के अलावा आंसर किस लेवल पे लिखना है, ये भी आपको अपने हैबिट में लाना होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें बेस्ट से बेस्ट उसको आंसर डील करना पड़ेगा। राकेश तुम्हारा मैंने आंसर दिया तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा रुचिका याद आ गई तुम्हें जैस। मैं बताना चाहूंगा 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल रही है, गवर्नमेंट का आ गया है ऑर्डर। बहुत घर में तुमने आराम कर लिया चलो खैर। तो राकेश समझ में आया, तो सीधा क्वेश्चन वो पूछेंगे कि 3 नंबर में न्यूक्लिक अम्ल क्या है, फिर वो दे देंगे 5 नंबर में डीएनए को समझाएं। तो डीएनए को समझाने के लिए आपको न्यूक्लिक अम्ल को तो पकड़ना ही पड़ेगा, फिर आपको पॉलीन्यूक्लाइड्स चेन तो बनानी पड़ेगी आपको। ये चेन काय की होती है सुसरी, ये होती है पॉलीन्यूक्लॉइड्स चेन कहलाती है, जिसको हम बनाते हैं। न्यूक्लॉइड्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो डीएनए बनता है। एक एक करके समझेंगे तब मजा आता है, एक एक करके समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है बेटा। तो फिर अगर 11 नंबर में दे दिया, तो 11 नंबर में डीएनए तो पूछ नहीं सकते, तो 11 नंबर में क्वेश्चन वो कैसे दे सकते हैं कि वो 3-4 वो कंपोनेंट दे सकते हैं उसमें,
कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक और जो 3 हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं उनको समझाएं। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन को 70 टू 80 वर्ड्स में कवर अप करना होगा। 70 टू 80 वर्ड्स में हमें फिर कोई भी जो 3 कंपोनेंट तुम समझाना चाहते हो, मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं समय, तो वो उस हिसाब से डिराइव करना पड़ेगा। ओके बेटा, खैर तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का रिप्लाई आ गया था मेरे पास। तो हमारा एक इट्ठो, बिहारी लोग इट्ठो कहते हैं ज्यादातर, हम मतलब तो इट्ठो एक लाइन लिखनी जरूरी है हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैं आपको बोल रहा हूं आप फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी। ओके बच्चों, ओके, प्लीज थोड़ा सा नोट करें क्विकली जो मैं आपको बता रहा हूं। आप हेडिंग डालें, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, जस्ट ए मिनट, जो मैंने पढ़ाया सिर्फ मैं उसी को, एक सेकंड बेटा, है ना। ओके, तो फटाफट आप लिखें थोड़ा सा। फ्रेडरिक फिशर का अगर आप लिखेंगे, फ्रेडरिक फिशर का आप लिखें, फ्रेडरिक फिशर का आप एक लाइन लिख लें। बस मुझे एक सेकंड दे दीजिएगा क्योंकि मैं नोट्स ओपन नहीं करके रखता अपने पास, है ना। या सो 1869 से हमारी कहानी इनकी शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 25 साल का बेसिकली एक बच्चा था जो मतलब काम कर रहा था और उसमें ओके, तो है ना। तो लिखें, सिर्फ नॉर्मल 2 लाइन लिख लो फटाफट। फ्रेडरिक फिशर 1869, फ्रेडरिक फिशर ओके 1869 में, ओके राकेश ठीक है, 1869 में पस सेल की स्टडी की थी। 1869 में ही स्टडीड पस सेल, उन्होंने पस सेल की स्टडी की थी। 1869 में उन्होंने पस सेल की स्टडी की थी, ठीक है बच्चों, और पस सेल की स्टडी की थी और न्यूक्लिन नाम दिया था, एंड गिवन न्यूक्लिन नेम, NUCLEIN, न्यूक्लिन नेम किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं नोट्स में दे दूंगा, हमेशा देता हूं, थोड़ा लिखना जरूरी है जो मैंने बताया। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में ही स्टडीड पस सेल एंड गिवन नेम व्हाट? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन नाम दिया था, ठीक है। फिर थोड़ा सा समय बीता, अल्टमान, अल्टमान आप लिखेंगे बच्चों, अल्टमान ने बताया 1889 में कि इट हैज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें एसिडिक नेचर है इसका। अल्टमान ने 1889 में बताया कि इसका जो नेचर है बेसिकली वो एसिडिक नेचर है, इसमें अम्लीय गुण है, और नाम आया न्यूक्लिक एसिड। 1869 हो गया बच्चों, ऑन टाइम याद किया करो मेरे, क्योंकि मैं चाहता हूं घर पे आप सिर्फ रिवीजन करें मेरे नोट्स का। 1889 जब आया स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बेसिकली नाम दिया कि वो दो गए पस सेल मवाद से चेक किया था उन्होंने, और 1889 में इन्होंने बोला इसमें अम्लीय गुण है, एसिडिक नेचर है, दैट्स व्हाई ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ओके, फिर आए कोशल, कोशेल, कोशेल
कोशेल आए 19 लिख सकते हो, 19 सेंचुरी के बाद कोशेल, बस 19 सेंचुरी लिख देना। कोशेल आए और उन्होंने इसके घटकों के बारे में बताया, यानी कंपोनेंट्स के बारे में बताया, घटकों के बारे में बताया। कोशेल ने घटकों के बारे में बताया, ये किस किस से बनते हैं। तो आप लिखेंगे CHNOP, CHNOP। ये किसने बताया? कोशेल ने बताया। आरएस का क्वेश्चन था बच्चों ये। कोशेल ने बताया CHNOP के बारे में बताया। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके। फिर बात आती है हमारा, ओके, फिर हमारी बात आती है तीसरा। अगर हम इतिहास हम देखें तो आप नोट करेंगे 1919 में फोइबस लेविन, PHOEBUS, फोइबस लेविन, LEVENE, 1919। जो मैंने पढ़ाया था उनको ही एक एक लाइन लिख रहे हो आप। 1919 में फोइबस लेविन, मैंने आपको सिर्फ लेविन बताया था क्योंकि लेविन ही आप लिखोगे, पूरे पूरे नाम याद कभी नहीं रहते एग्जामिनेशंस के अंदर, और लिखने की जरूरत भी नहीं होती। पी लेविन्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो फोबियस लेविन ने क्या बताया था? He identified the base, sugar and phosphate nucleides unit in the structure. नोट कर लीजिए, इन्होंने बताया क्षार यानी बेस, हिंदी इंग्लिश क्षार हिंदी में, बेस इंग्लिश में, क्षार कॉमा शुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट जो होते हैं न्यूक्लियोइड्स, इनके यूनिट इन स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनमें क्या होता है? बेस होता है, शुगर होता है। अब तुम कहोगे शुगर कौन सा, तो मैं तुम्हारे कान पकड़ लूंगा काफी तेजी से। अगर तुम मेरे सामने होगे तो मैं तुम्हारी कान पकड़ लूंगा, क्योंकि जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने मोनोसैकेराइड पढ़ाया था। दो बार दो बार क्लास ली थी तुम्हारी मैंने, और दो बार पढ़ाने में मैंने तुम्हें पेंटोज और हेक्सोज बताया था। C6H12O6, C5H10O5 बताया था, नहीं बताया था? मोनोसैकेराइड के अंदर उनका मेल भी बताया था कि वो किस तरह मेल पे आधार पर मिलते हैं। तो जब मैंने बोला यहां पे आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने वहां पे बताया था कि मैं तुमसे पेंटोस शुगर की बात कर रहा हूं। कौन सी शुगर की बात कर रहा हूं? पेंटोस शुगर की बात कर रहा हूं, यानी C5H10O5 की बात कर रहा हूं। याद करो, इसमें कौन सी शुगर होती है? पेंटोस। ये भी तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक जो एसिड होता है उसमें किस प्रकार की, है ना बेटा, है ना? हाँ बेटा, न्यूक्लिक है ना। या राकेश, वेरी गुड, ओके, है ना? ये सही किया था, ओके। हाँ प्रशांत, वेरी गुड, तुम्हें याद है। तो दूसरी बात, अभी हम आ रहे हैं धीरे 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 आ रहे हैं। 1919 लिख लो फटाफट, 1919। फोइबस लेविन आइडेंटिफाई द बेस, सुगर एंड फॉस्फेट न्यूक्लियोइड्स यूनिट इन द स्ट्रक्चर। फटाफट नोट करना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारा मत लिखो, ये एनालाइज है, एक एक पॉइंट लिख लो जो आपको समझ में आता है। आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट नोट्स, पूरा लिखवाऊंगा तो फिर हमारी क्लास कभी कोर्स ही खत्म नहीं होगा। तो 1990 फोबियस लेवाइन आइडेंटिफाई द बेस, सुगर एंड फॉस्फेट न्यूक्लियोइड्स यूनिट इन द स्ट्रक्चर। ओके बेटा, ओके, स्ट्रक्चर। तो बच्चों, आप क्या बोला मैंने 1919 में क्या बताया? क्षार होती है, चीनी होती है, सकरा, शुगर मतलब सकरा होती है, क्षार होती है, और क्या होता है? फॉस्फेट होता है, H3PO4 होता है, फॉस्फेट होता है। 1919 में बताया कि इससे मिलकर बनता है, क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। निशा, सुमन, कृति, समझ में आया? दीपेंद्र बेटा, आस्था, देयर बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिनके मुझे नाम याद है। प्रशांत, प्रशांत को तो खैर बायोलॉजी है, समझ में आ ही रहा होगा।
समझ में आया बच्चों? जिनके नाम लिए वो तो बताया फटाफट। मयूरी क्लियर है? जैस को भी क्लियर हो गया, उसे लिखा था। तो ये ध्यान रखो, ऋतु तो खुद बायोलॉजी है, बच्ची है, मुझे याद है, गरिमा भी है। एनीवे, तो ध्यान रखो आप लोग, किससे मिलके बनता है? चीनी शक्करा। किससे मिलके बना? किससे मिलके बना? फॉस्फेट से मिलके बना। किससे मिलके बना? क्षार। काय का क्षार? नाइट्रोजन बेस। ये कैसे पता लगा, हम अभी बताएंगे। तीन चीज याद रखना आप तीनों सभी बच्चों बेटा, है ना? कौन कौन से? फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस यानी बेस अभी लिख लो, और फॉस्फेट हो गया, बेस हो गया, और मैंने तीसरा क्या बताया? तीन से मिलके बनता है पेंटोस यानी C5H10O5। ओके फाइन। यस, 1919 identify the base sugar and phosphate and it's contain phosphate. Yeah, next one is 1937। ओके बेटा फटाफट लिखो, मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं। फर्दर इन 1937 विलियम Ostbury produced the first X-ray diffraction pattern that proved that DNA had a regular structure. That DNA has a regular structure in 1937, prescribed by William Ostbury, Austbury। चलो बच्चों आराम से लिखो। 1937 का इतिहास है, 1937 का समय था। 1937 के अंदर एक्सरे जैसा कि वो कुछ प्रयोग करने में लगे हुए थे। कौन प्रयोग करने में लगे हुए थे? हमारे विलियम एस्टबरी। लिख लेना बेटा, 1937 में विलियम एस्टबरी, मेरे संग ही याद हो जाता है तुम बच्चों को। विलियम एस्टबरी प्रयोग कर रहे थे, है ना, ने एक्सरे विवर्तन पैटर्न का उत्पादन किया। एक्सरे विवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। दे यूज एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। उन्होंने एक्सरे विवर्तन का पैटर्न का प्रयोग किया। एक्सरे विवर्तन पैटर्न का प्रयोग किया, ठीक है, एक्सरे विवर्तन का पैटर्न का प्रयोग किया, और यह बताया कि डीएनए का एक नियमित स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए का एक नियमित संरचना होती है। मैं बताऊंगा, आज मैं पूरे रात भर दिन भर खड़ा हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम होती, इसका मतलब ये नहीं कि हम चले गए, आराम से समझने वाली बात है ना। तो डीएनए का बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने बताया। किसने बताया? विलियम एस्टबरी। फर्दर इन 1937 विलियम एस्टबरी प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट प्रूव्ड दैट डीएनए हैड अ रेगुलर स्ट्रक्चर। ओके, फिर मैंने आपसे बात की बेसिकली 1953। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, डीएनए के बारे में किसने बताया? डीएनए के बारे में किसने बताया? तो आप वॉटसन और क्रीक का नाम याद रखेंगे। 1953, देखो इनके बीच में बहुत सारे और स्ट्रक्चर भी हैं, 1943 भी है, 1952 का भी इतिहास है, लेकिन वी डोंट रिक्वायर दैट। जो मेन है हम उन्हीं को कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सारे पकड़ लेंगे तो करीब 10-20 और नाम जुड़ जाएंगे। मैंने 10-20 नामों से जब ये लेक्चर तैयार किया आपके लिए, तो मैंने मेन नाम कंसिस्ट किए हैं, ठीक है ना। तो फाइनली 1953, सुमन ने पूछा भी था 1953, उसने लिखा नहीं था बच्ची ने। 1953 में बेसिकली क्या हुआ? क्रीक और वाटसन जी ने, आप लिखेंगे जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वाटसन ने, वॉटसन भी लिखोगे तब भी चलेगा, वॉटसन एंड क्रीक, इसे कहते हैं, पूरा नाम है फ्रांसिस क्रीक। लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में रहेगा, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। फ्रांसिस क्रीक
और जेम्स डब्ल्यू वॉटसन, जेम्स जे वॉटसन ने 1953 में, मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। फाइनली इन 1953 जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक सजेस्टेड द फर्स्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। समझ में आया? ओके। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा नोट कर लें। 1953 में, 1953 में, ठीक है, 1953 में फ्रांसिस क्रिक और वाटसन ने डीएनए की संरचना का पहला सटीक मॉडल बताया। डीएनए की संरचना का 1953 में एक पहला सटीक मॉडल बताया गया। कब बताया गया बच्चों? 1953 में। अब आप लोग भूलोगे तो नहीं, ये बताओ पहली बात, आप भूलोगे तो नहीं? क्लियर है? बस अब लिखना नहीं है। अब आपको टेबल बनाएंगे हम। क्या आप भूलोगे तो नहीं? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है सभी स्टूडेंट्स? वी हैव 5 or 6 dates which we have to remember. One is 1869, another one is 1889, another one is again 1999, 1919, 1937 and 1953. ओके बेटा, चलो, वेरी गुड, ऑसम, आप लोगों को याद है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि बस आप क्या कहते हैं, मैंने आपको एक चीज बताया था और सेलीर कर बताया था, जो ये जो शुरू होता है इतिहास, न्यूक्लिक एसिड का जो इतिहास शुरू होता है, मैंने बताया था वो बच्चा आप जैसा था, 25 साल का बच्चा था। 2 लाइन उसके लिए लिख लो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा दिया जो आज तक यूट्यूब पर या आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 लाइन ऐसा लिख लो कि जो मैं आपको बता रहा हूं, बस 2 लाइन लिख लो बच्चों, ठीक है? ओके। फ्रेडरिक मिशर लिख लो, फ्रेडरिक मिशर बेसिकली स्विट्जरलैंड का एक प्रतिष्ठित शारीरिक रसायन शास्त्री था, या बायोकेमिस्ट भी बोल सकते हो। ही वॉज द स्विस बायोकेमिस्ट। फ्रेडरिक मिशर स्विट्जरलैंड का एक प्रख्यात शारीरिक रसायन शास्त्री था। ओके बच्चों, उन्होंने अपने गुरु कह लो या फेमस साइंटिस्ट कह लो, उन्होंने एक प्रख्यात वैज्ञानिक, आपको नाम याद रखना है बस, फेलिक्स होपे सेइलर, ये इनके गुरु कह लो या उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक कह लो। फेलिक्स होपे साइलर की प्रयोगशाला में काम किया और वहीं पर उन्होंने जो गंदी मवाद वाली पट्टियां थी ना, जो गंदी मवाद वाली पट्टी, उनकी स्टडी की। फेलिक्स होपे साइलर, या सेलर भी कहते हैं इंग्लिश में, सेलर में इंग्लिश में दे दूंगा आपको मटेरियल। फेलिक्स होपे सेलर की जो लेबोरेटरी थी, दे वर्क देयर and research on some pus cell, find out some pus cell, different type of liquids inside the nucleus, है ना, are given name nucleon. That's it. और उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? न्यूक्लियन नाम दिया। ठीक ले? ओके, अब कोई आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते, चलो बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ के थक गए। न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड